आज हम लोग हिंदी को भी पढ़ेंगे। ऐसे तो मेरा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश में तो आपको पता ही है, बट हिंदी में भी आपसे मैं वादा करता हूं कि आपका जो भी मार्क्स होगा 100/100, और इसका जो पढ़ाने की एक शैली तौर तरीका होगा, जिस तरह से मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं एकदम लॉलीपॉप की तरह, उस तरह से हम इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, सॉरी हिंदी पढ़ाएंगे। और आज हिंदी में सबसे पहले हम लोग काव्य यानी कविता वाले सेक्टर को पढ़ेंगे, कविता वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट कविता है ना, काव्य है, फर्स्ट काव्य है, जिस काव्य का नाम है कड़वक। पहला मेरा कौन सा चैप्टर है? कड़वक, है ना, कौन सा चैप्टर है? कड़वक। और एक कड़वक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद मालिक जायसी के द्वारा, यानी मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है ना। और थोड़ा यहां से देखेंगे कि मोहम्मद जायसी साहब कैसे व्यक्ति थे, इनके कुछ अपना बायोग्राफी, इनकी कुछ आत्मकथा को हम थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, हमारे मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1492 ईस्वी में। बट ये कंफर्म नहीं है, किसी ने आज तक ये कंफर्म नहीं बोल सकता है, निश्चित रूप से नहीं बोल सकता है कि हमारे मोहम्मद जायसी साहब 1492 ईस्वी में जन्मे है ना। और 1548 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू? मृत्यु हो जाती है, बट अनुमानतः पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, है ना। चलेंगे, फिर देखते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ है। इनकी बायोग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। इनका जन्म, किनका जन्म? मोहम्मद जायसी साहब का जन्म जायस कब्र अमेठी, जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हमारे बिहार के जस्ट बगल में ही एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश में एक जायस नामक जगह है जो कब्र अमेठी के भी नाम से जाना जाता है। वहीं पे हमारे मोहम्मद मालिक जायसी साहब का जन्म हुआ, और यहीं पे जन्म होने की वजह से इनको जायसी की उपाधि मिल गई, यानी मोहम्मद मालिक जायसी, है ना। तो जायसी नामक शब्द कहां से जुड़ा हुआ है? जायस नामक शब्द, जायस नामक जगह इनकी जन्म होने की वजह से इनका नाम जायसी जी पड़ा था। चलेंगे, इनके पिता कौन थे? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी थे, और राजे शेख अशरफ इनके भी क्या थे? पिताजी थे, है ना। चलेंगे, फिर देखेंगे यहां से देख लिया हम लोग कि इनके पिताजी कौन थे। तो पिताजी इनके मलिक शेख ममरेज और राजे अशरफ थे। गुरु हमारे मोहम्मद जायसी साहब के गुरु कौन थे? तो ये सूफी संत हुआ करते थे, यानी साधुओं के साथ रहा करते थे, और इसलिए इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी। कौन थे बाबू? शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, है ना। यानी मोहम्मद जायसी साहब के, है ना, पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे, है ना, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, है ना। देखेंगे, उसके बाद से वृद्धि, है ना, ये जब जन्मे ना तो जन्म से ही अनाथ थे, है ना। अनाथ समझ सकते हैं ना, जिसके माता पिता नहीं हो उसको अनाथ बोलते हैं। तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद जायसी जो थे डैश थे, तो ये अनाथ थे बचपन से, और साधुओं और फकीरों के साथ, है ना, इनका बचपन बीता। साधु और फकीरों के साथ घूम घूम कर अपने जीवन यापन को किए थे। अरे समझ लीजिए कितने अपने जीवन से स्ट्रगल किए हैं, है ना। बहुत संघर्ष करने के बाद आज मोहम्मद मालिक जायसी साहब के सामने, हमारे सामने, मतलब उनकी काव्य जो है, उनकी रचित काव्य जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और ये हमारे मोहम्मद जायसी साहब को चेचक समझते हैं ना। हमारे हिंदू धर्म में माता रानी के नाम से जाना जाता है उसको, यानी धब्बा टाइप का हो जाता है चेचक। तो ये चेचक हो गया था इनको, और चेचक होने के कारण से ये रूपहीन थे।
नहीं होता है, यानी सुंदर उतना नहीं थे, बोला सुंदर नहीं थे। और चेचक के कारण से इनकी बाईं आंख और कान से वंचित थे, यानी चेचक होने की वजह से इनकी बाईं आंख जो है, यानी कि कहां का, यानी बाएं साइड वाला आंख, ये वाला आंख और ये कान दोनों क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। तो यहां से किसके कारण, चेचक के कारण। तो चेचक का कारण हमारे मोहम्मद मलिक जैसी साहब रूपहीन थे और बाईं आंख और कान से वंचित थे। मैंने देखा इनकी क्या मतलब क्या इनका प्रॉब्लम था कुछ, और फिर देखते हैं यहां से इनकी कुछ कलाकृतियां, इनकी रचनाएं और इनकी कृतियां क्या है, इनकी रचनाएं क्या है, उसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो मोहम्मद जैसी की रचनाएं याद रखेंगे सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बाबू। पद्मावत, कौन चैप्टर, क्या नाम है बाबू, पद्मावत किनका लिखा हुआ है, मोहम्मद मलिक जैसी का। अखरावट, अखरावट भी किनके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद जैसी के द्वारा। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम भी किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद जैसी के द्वारा। चित्ररेखा, चित्ररेखा भी किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद जैसी के द्वारा। कहरनामा, कहरनामा भी किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद जैसी के द्वारा। मसला, यानी इसको मसला भी बोलते हैं या मसलनामा भी बोलते हैं, मसला या मसलनामा भी किसके द्वारा लिखा गया है, मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है ना। और यहां पे अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं कड़वक, और ये कड़वक जो है वो किस माने इनके कौन सी रचना से ली गई है, याद रखेंगे। तो कड़वक को जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो पद्मावत से लिया गया है ना। और पद्मावत क्या होता है, आप लोग पद्मावत मूवी देखेंगे, पद्मावती। तो पद्मावत क्या है बाबू, है ना। तो पद्मावत में जो है प्रेम कथा को, प्रेम को एक दो के बीच के एक प्रेम कथा को दिखाया गया है ना। और हमारा कड़वक जो चैप्टर है ये पूछा जा सकता है कि कड़वक चैप्टर, कड़वक को, कड़वक काव्य को कहां से लिया गया है ना। दे देगा ऑप्शन में पद्मावत, दे देगा खरावट, दे देगा आखिरी कलाम, दे देगा चित्ररेखा। तो याद रखेंगे पद्मावत, है ना। और पद्मावत में किसकी प्रेम कथा को दिखाई गई है, पता है आपको, नहीं ना, चलिए बताते हैं। पद्मावत में चित्तौड़, चित्तौड़ के एक नरेश यानी राजा जिसका नाम था रतन सेन, आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। और सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप जो अभी श्रीलंका में पड़ता है, और सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी, है ना, जिसका नाम था पद्मावती की प्रेम कथा, है ना। तो यहां पे सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मावती, है ना, जो गुरु हुसैन की बेटी थी। और ये पद्मावती का मां का नाम था चंपावती। और इस पद्मावती के पास एक तोता था, तोता, सुगा, समझ सकता था, सुगा, है ना। और वो एक ऐसा सुगा था जो मनुष्य के भांति, हमारे भांति वो बोल भी सकता था, है ना। यानी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वैसे वो बोलता भी था, है ना। तो हुआ क्या कि एक बार इस पद्मावती के सुगे को, है ना, कोई बहेलिया ने, जो मतलब पक्षियों को जाल लगाकर फंसाते हैं, फंसा लिया और फंसा कर लाकर बाजार में सेल करने लगा, बेचना। तो उसी समय चित्तौड़गढ़ के नरेश के राज दरबार के कोई व्यक्ति गया, है ना, और उस मतलब उसके बारे में, उस सुगा के बारे में, उस तोता के बारे में वो सुना कि ये तोता जो है बहुत मतलब ये है। तो वो खरीदता है और लेकर चला आता है कहां पर, ये चित्तौड़गढ़। जब चित्तौड़गढ़ में लेके आता है, चित्तौड़गढ़ नाम यहाँ पे गढ़ छूट गया, चित्तौड़गढ़ में लेके आता है रतन सेन। जब रतन सेन उस तोता के बारे में सुनते हैं कि ये तोता ऐसा है ना, तो वो तोता उनके सामने पेश की जाती है। और तोता जो है ना, वो तोता जो है अपनी रानी पद्मावती का बहुत ज्यादा जिक्र करता है कि पद्मावती जो है बहुत सुंदर है ना। सिंहल द्वीप की जो भी लड़कियां होती है, जो भी औरतें होती हैं, वो बहुत ही सुंदर होती हैं, है ना। और पूरा बखान करने लगा इस पद्मावती का, है ना। तो ये चित्तौड़गढ़ नरेश के रतन सेन जो राजा थे, इनकी एक रानी थी नागमती,
याद रखेंगे, नागमती। तो नागमती को ये चीज अच्छा नहीं लग रहा था, कैसे अच्छा लगेगा, हम तो है हैं, फिर दूसरों के चक्कर में रतन सेन पढ़ने जा रहे हैं। और रतन सेन जो थे ये तोता के कहने पे एकदम पूरी तरह से फॉल इन लव, यानी किसके साथ, पद्मावती के साथ, है ना, एकदम प्यार में पूरे पड़ गए, है ना। ऐसे लगने लगा कि शायद रतन सेन पद्मावती के बिना नहीं जी सकते। और उस फिर नागमती ने अपने दासी को बोला कि इस तोते को क्या करो, मार दो, खत्म कर दो, ये आकर हमारे और राजा के बीच में क्या कर रहा है, मतलब हमारे संबंध को खत्म कर रहा है। फिर इनकी रानी, इनकी दासी जो है वो तोता को मारती नहीं है ना। और रतन सेन जो फिर वापस कहा जाता है, सिंघल द्वीप, और वहां से राजकुमारी पद्मावती को लेकर चित्तौड़गढ़ आता है। जब चित्तौड़गढ़ आता है तो फिर दिल्ली सल्तनत में बवाल फूट उठता है। अरे रतन सेन इतनी सुंदर औरत को लेकर आया। तो फिर अलाउद्दीन ने भी क्या करता है, अलाउद्दीन भी डायरेक्टली अटैक करता है चित्तौड़गढ़ पर। अरे इतना सुंदर औरत, दूसरा के वाइफ, दूसरा के औरत, फिर वहीं आकर रतन सेन पे क्या करता है, अटैक करता है। यही टोटली स्टोरी जो है वो किसमें है, पद्मावत में है। यही कहानी, प्रेम कथा पद्मावत चैप्टर में दिखाया गया है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कड़वक, एक कड़वक को कहां से लिया गया है, पद्मावत, यानी फर्स्ट कड़वक, यानी पहला भाग इस काव्य का। इस कड़वक का मतलब होता है भाग, है ना। एक कड़वक का पहला जो भाग है पद्मावत के स्टार्टिंग से लिया गया है, और अंतिम वाला भाग जो पद्मावत के अंत से लिया गया है, यानी पद्मावत के शुरू और अंत से ये भाग कड़वक को लिया गया है ना। तो अभी हम मोहम्मद मलिक जैसी साहब के द्वारा रचित काव्य को अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं यहां से कड़वक फर्स्ट को देखते हैं, जो मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है ना। और ये कड़वक जो है ये भाग एक है, जो पद्मावत के स्टार्टिंग से लाया गया है, स्टार्टिंग से ही लिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे मोहम्मद मलिक जैसी साहब क्या कहते हैं। सुनेंगे सब कोई। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहा से कभी सुनी। यानी बात समझ में आ रही है आपको। एक नैन, यानी कभी के पास एक नैन होने के बावजूद भी, यानी सबके पास दो आंखें होती है, लेकिन हमारे कवि मोहम्मद मलिक जैसी साहब के पास एक आंख होने के बावजूद भी वो क्या है, गुणवान है, उनके पास क्वालिटी है। आप देखिए इस चीज को। और क्या कहते हैं, सोई भी मुहा से कभी सुनी, है ना। और जब भी इनकी कविता को कोई सुनता है, इनके काव्य को सुनता है, वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, विमोहित हो जाता है, यानी उसके प्रति उसका लगाव बहुत अधिक हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रूप जो होता है वो माने नहीं रखता है ना। देखिए अपना तुलना कभी किसके किससे कर रहा है ना, कि मेरे पास आंख नहीं रहने के बावजूद भी मैं गुणवान हूं। अगर मैं गुणवान नहीं होता, मेरे पास क्वालिटी नहीं होती, तो लोग मुझसे मोहित नहीं होते बाबू, नहीं ना होते। तो वही बात है यहाँ पे, बहुत मतलब एकदम दिल को छू जाने वाली बातें हैं। सुनेंगे। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहा से कभी सुनी। समझ में आ गया। यानी एक नैन होने के बावजूद भी हमारे कवि मोहम्मद मलिक जायसी साहब पूरे गुणवान है। जो भी इनकी कविता को, इनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। ये पहली स्टेंजा में कहा जा रहा है। चलिए देखिएगा। चांद जैस विधि अवतारा, दीन है कलंक किन्हीं अवतारा। चलिएगा। चांद जैसी विधि अवतारा, चांद को आप लोग देखते हैं ना बाबू, चांद है ना, मून, चंदा मामा, उसको विधाता ने इस धरती पे अवतार तो दिया है ना। चांद जैसा भी किसी का अवतार मिला है क्या धरती पे? नहीं ना मिला है। पूरे संसार को क्या करता है, उजागर करता है। उजागर मतलब यानी
प्रकाशित करता है, पूरी मतलब उजाला वही लाता है, चांद। लेकिन फिर भी विधाता ने दिन है कलंक की नहीं उजियारा, लेकिन उसके अंतर्गत भी कलंक है, उस चांद में भी दाग है। क्या उस चांद में दाग है तो फिर क्या चांद को कहीं इस संसार में पूछा नहीं जाता है? वही चांद जो है ये पूरे संसार को क्या किया हुआ है, उजियारा किया हुआ, मतलब यानी प्रकाशित किया हुआ है ना। तो उसमें भी कलंक है, उसमें कलंक है कि उसमें भी दाग है। किसमें? उस चांद में। तो ही बात है यहाँ पे कि चांद जैस विधि अवतारा, दीन ही कलंक किन्हीं अवतारा, सॉरी किन्हीं उजियारा, है ना। उस चांद को भी उस अवतार मिला इस धरती पे, लेकिन उसमें भी, इस जितने भी हमारे संसार है इसमें भी, लेकिन फिर भी उसमें भी कलंक है। लेकिन कलंक रहने के बावजूद, उसमें भी अवगुण रहने के बावजूद भी वो पूरे विश्व में क्या है, उजियार करता है। चलेंगे। जग सुझा एक ही नैना, वा सुख असनख तन्हा महा। यानी कहने का मतलब जग सुझा एक ही नैना, यानी एक ही नैन से। कभी कहते हैं मेरे पास एक ही नैन है, मेरी बाएं वाली आंख नहीं है, मेरे पास दाएं वाली आंख है, और इसी आंख से मैंने पूरा जग को, जग मतलब संसार को क्या कर लिया, सुझा। सुझा का मतलब समझना, पढ़ लेना, है ना। वा सुख अस नख तन्हा महा, यानी इस नक्षत्र में, है ना, जितने भी एक सूरज है, शुक्र ग्रह है ना, और जब शुक्र ग्रह आता है तो उसको सब लोग अलग से ही पहचान कर लेते हैं कि अरे दादा इस शुक्र ग्रह है ना। उसी प्रकार से ये बातें हमारे मलिक जैसी साहब कहते हैं। देखेंगे, जो लही अंबे ही डाभ ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कहने का मतलब है जो लही अंबे ही डाभ ना होई, यानी जब तक आम के डालियों में मंजरिया, यानी मंजर, अब भोजपुरी में मोजर, है ना, जो मोजर जब तक नहीं होता है तब तक सुगंध बसाई ना सोई। तो सुगंध आएगा नहीं आएगा, है ना। तो मंजरिया के रहने के बाद भी क्या आता है, सुगंध आता है। चलेंगे। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। चलेंगे, यहां पे क्या बोल रहे हैं, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। यानी इस धरती संसार में 75% जो है जल है, लेकिन वो जल जो है समुद्र का है, और समुद्र का पानी खारा, यानी खारा का मतलब नमकीन रहने के बावजूद भी ये संसार में अपार है, उसके महत्व है ना। देखेंगे, जो से मेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लगा आकाशा, है ना। जब शंकर का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, बाबा शिव शंभो भोलेनाथ की जय हो। जब महाकाल ने सेमरू पर्वत, कौन पर्वत, सेमरू पर्वत पर त्रिशूल का मतलब मारा, यानी त्रिशूल क्यों मारा गया था, क्योंकि सेमरू पर्वत को विनाश करना था। उसको विनाश करने के लिए त्रिशूल मारा गया सेमरू पर्वत पर, लेकिन भा कंचन गिरी लगा आकाशा, है ना। तो वह सेमरू पर्वत यानी सोने का हो गया और आकाश को छूने लगा। हमारे मलिक जैसी साहब के द्वारा एक काव्य बहुत मेरे दिल को छूता है। चलिए, जो लही घटित कलंक ना पर, कांच हुई नहीं कंचन कारा, है ना। जब तक हम सोने को आग में तपाते नहीं है तब तक उसका कोई आभूषण नहीं बनता है। वही बात यहां पे कह रहे हैं, जो लही घटित कलंक ना पर, कांच हुई नहीं कंचन कारा। जब तक, यानी कंचन का मतलब होता है सोना, है ना। जब तक किसी आप सोने का ही अगर आभूषण बनाते हैं तो जब तक आप उसको तपाओगे नहीं तब तक वो शुद्ध और एक अच्छा आभूषण नहीं बनेगा। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसको संघर्ष करना है, तपना है, और तप कर ही आगे बढ़ना है। आपको बता देते हो गाना इसी पे सुना होंगे, जिसने दुखवा सहा है उसी ने सुखवा पाया है,
चलो बुलावा आया है, माता दी ने बुलाया। तो बिना बाबू दुख का तो सुख होगा ही नहीं, और बिना तप का, बिना तपाए सोने का असली आभूषण नहीं बनेगा। चलेंगे फिर अगले इनके लाइन में। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत का ही मुख जो ही कई चाओ। हम देखेंगे एक नयन जस दर्पण, यानी हमारे कवि मोहम्मद मलिक जैसी साहब अपने नयन का चर्चा किसके समान करते हैं? दर्पण यानी एक शीशा के साथ करते हैं, है ना। औते ही निर्मल भाव, यानी जिस तरह से कोई दर्पण जो होता है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसी तरह से हमारे मोहम्मद मलिक जैसी साहब का भी आंख एक ही नयन है, लेकिन फिर भी क्या है? स्वच्छ है, स्वच्छ अच्छा है ना। देखिए सब रूपवंत गही मुख जो ही कही चाओ, यानी जितने सब रूपवंत गही मुख जो ही कही चाओ, सब एकदम झाड़ झूर के स्नो पाउडर लगा के एकदम चला जाता है दर्पण के समय, भयानक दिख रहे हैं, ऐसे इधर हो गया, ऐसे करेगा, सेटवेट लगा, ये करेगा, है ना। तो आपका दर्पण जो है आपकी एक ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल मतलब आपकी जो पिक्चर है उसको देती है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है, सब रूपवंत, सब जितने भी रूप वाले हैं, जैसे भी हैं, वो सबके सब दर्पण के पास जाते हैं और देखते हैं। यही है कड़वक का पहला भाग जो मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और यहां से पूछा जा सकता है आपका कि कड़वक जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे अवधी। कौन भाषा था बाबू? अवधी भाषा में लिखा गया इसको। अवधी भाषा जो है वो बिहार से मिलता जुलता है। अभी इसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो मजा आ जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले ले, चलते इसके अगले भाग की तरफ। हम कड़वक के भाग 2 देखते हैं, क्या बोलते हैं हमारे मोहम्मद जैसी साहब, सुनेंगे। मोहम्मद यही कभी चोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? मोहम्मद यानी जैसी साहब है ना, यही कभी चोरी सुनावा, यही मतलब वो अपने ऐसी काव्य सुनाते हैं, अपनी ऐसी कविता सुनाते हैं, है ना। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, है ना। तो वो उनकी कविता से, उनके काव्य से उनको प्रेम हो जाता है ना। यानी प्रेम यानी एकदम लग जाना, है ना। जोरी लाई रकत के ले, है ना। यानी कहने का मतलब है हमारे मोहम्मद जैसी साहब क्या कहते हैं कि जोड़कर, यानी एक एक शब्द जोड़कर, है ना, अपने रक्त से, अपने कलेजे के रक्त से, अपने कलेजे के खून से, है ना, उसके लिए से मैंने क्या किया है? इस कविता, इस काव्य को लिखा है। गढ़ी प्रीति नैन जल भई, है ना। और जब मैं इसे लिखा तो मेरे नैन जो है आंसुओं से क्या हो गए? वो भर गए। लिखेंगे और मन जानी कवित उसकी नहा, है ना। और इसी अच्छे अच्छे कविता से, मतलब काव्य की रचना से लोग उसे क्या करते हैं? जानते हैं, याद करते हैं। देखिए मकु यह रह जगत मह चिन्हा, कहते का मकु यह रह जगत मह चिन्हा। और यही मेरा रचना, यही अच्छी जो रचनाएं हैं, यही मेरे अच्छे कर्म है। हम तो इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, हम इस जगत को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए एक चिन्ह, एक प्रतीक, मेरी रचना और मेरी एक रक्त से लिखी हुई ये जो काव्य है, ये कविता है, वही मेरी यादें रह जाएंगे, है ना। और इसमें कहा कहते हैं, कहां सो रतन सेनी यश राजा, कहां रह गए, कहां गए ओ रतन सेन जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे, है ना, वो भी मर गए। तो वही कह रहे हैं, कहां सो रतन सेन यश राजा, यानी रतन सेन जो राजा थे वो भी कहां गए। कहां शुआ असी बुद्धि अपराजा, जिस सुगा के बारे में आप सुनते हैं जो मानव की तरह बोलता है, वो कहां है? वो भी नहीं है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुण है, उसकी जो अच्छी कर्म है, वही सिर्फ प्रतीक रहा।
कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, है ना, यानी कहाँ है वो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन जो सुल्तान था वो भी कहाँ है, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगत उनको याद करता है। कह रघौ जे किन्हा बखानु, कहा शुरूप मधु मावती रानी। और कहते हैं कि कहाँ है वो, मतलब सुकुमारी यानी स्वरूप जिसकी बहुत ही सुंदर रूप था, पद्मावती, यानी वो भी तो इस जग को छोड़कर चली गई, यानी कोई नहीं इस जग में रह सकता है, कोई न रहा जग रही कहानी, है ना। यानी संसार में जो कोई भी आया है बाबू, उसको नहीं रहना है, उसको इस जग में क्या करना है, जग को छोड़कर जाना है। कोई न रहा जग रही कहानी, इस जग में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी कहानी रह जाएगी, उसकी अच्छे कर्म रह जाएंगे। जैसे सुभाष चंद्र नेताजी बोस, सुभाष चंद्र बोस को देख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देख लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लें, अच्छे लोगों को, है ना, देख लें हम, तो वो लोग भी क्या उनकी अच्छे कर्म किए, लेकिन आज ये दुनिया, आज ये देश याद करता है उनको। तो याद करने के कारण क्या है, क्या कि वो रूपवान थे, सुंदर थे? नहीं, उनके अच्छे कर्म, वही कहा जा रहा है कहां स्वरूप मधुमावती रानी, ये स्वरूप जिसकी बहुत सुंदरता थी, जिसकी सिंघल द्वीप में चर्चाएं हुआ करती थी, जिसके लिए हमारे रतन सेन भी चले गए थे पूरी दुनिया के लड़के लड़कर उस रानी पद्मावती से शादी करने के लिए, वो भी नहीं रहे, है ना। तो कोई ना रहा जग रही कहानी, सिर्फ उसकी इस जग में, इस जगत में कहानी रह जाती है। देखेंगे फिर बहुत मस्त लाइन जो है, देखेंगे धनी सो पुरुष जस कृति जासु, है ना, जिसके पास जस है, जिसके पास अपनी क्वालिटी है ना, वही पुरुष जो है क्या है, महान होता है ना। फूल मरे पे मरे न बासु, है ना। अब कहने का मतलब है कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसकी अच्छी जो उसकी रचनाएं होती है, उसकी बातें होती हैं, उसकी जो क्वालिटी, उसकी गुण जो होती है, प्रवृत्ति वृत्ति होती है, वही चीज रह जाती है। जिस प्रकार से हमारे लेखक कवि मोहम्मद जायसी साहब क्या बोलते हैं, फूल मरे पे मरे न बासु, फूल जो है मर जाता है लेकिन फिर भी उसकी महक, उसकी सुगंध नहीं खत्म होती है, वो नहीं समाप्त होता है। फूल खत्म हो जाता है, फूल सूख जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है। देखेंगे कई न जगत बेचा कोई न लिस जसमोल, है ना। और इस चीज को खरीदने के लिए, अच्छे कर्म को खरीदने के, अच्छे कृतियों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, है ना, ना हम इसको बेच सकते हैं, ना इसका मोल कर सकते हैं, ना इसे खरीद सकते हैं। जाइएगा क्या बाजार में, कहेंगे ओ तो अच्छा काम वाला तो 5 को पैकेट देता हो, कदे देगा क्या हो? नहीं भैया, अच्छे कर्म के लिए आपको सोने की तरह तपना है, तब सोना आग में तपता है तो फिर एक अच्छे आभूषण मिलता है। उसी प्रकार से यह हमारे मोहम्मद जायसी साहब भी हमें बताते हैं। देखिएगा, कोई न जगत बेचा के ही न ले जस्मो, जो या पढ़े कहानी हम सौरे दो ही वो। यानी कहते हैं कि इस जग में, इस जगत में, जगत का मतलब संसार, इस संसार में, है ना, किसी की क्वालिटी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, है ना। और कहते हैं कि मेरी ये जो रचना है, जो यह पढ़े कहानी, ये कहानी को जो भी पढ़ रहा है कड़वा को, है ना, हम सवरे दो ही बोल, तो कम से कम इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के भांति हमें दो बोल यानी 2 शब्दों में जरूर याद करता है ना, कि मोहम्मद मलिक जायसी साहब कौन थे, है ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं, अभी टोटली आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या इसका आंसर क्वेश्चंस भी करा दें, कोई दिक्कत? अगर आंसर क्वेश्चन भी चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ठीक है ना। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करा रहे हैं, फिलहाल स्क्रीनशॉट चलेंगे, यहां से कड़वत ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लियर करते हैं, है ना, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको आंसर क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। कड़वत के रचयिता कौन है? कड़वत के रचयिता क्या हमारे सूरदास साहब,
कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। जल्दी से बोलिए खड़ाक से। तो हमारे जायसी साहब है ना। चलेंगे अगले व्यक्ति की तरफ। कड़वक कहां से लिया गया बताइएगा। कड़वक, कड़वक जो मैंने अभी काव्य पढ़ रहा है वो कहां से लाया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, इनमें से कोई नहीं बताइए बाबू। तो था कड़वक को पद्मावत से लिया गया है। जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है बताएं आपको कि जो काव्य हमने पढ़ रहा है वो काव्य जो पद्मावत से लिया गया है और वो किस भाषा में लिखा गया है। क्या खड़ी बोली है, मैथिली है, या अवधी या वज्र? तो अवधी। क्या है? अवधी। चलेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, है ना। यानी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्णा भक्ति के, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सगुण राम भक्ति के, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, या संस्कृत काव्य परंपरा के। तो ये प्रेमाख्यानक काव्य यानी प्रेम के प्रति इनकी लिखावट ज्यादा होती है, इसलिए प्रेमाख्यानक कवि है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलता है ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? मोहम्मद मलिक जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? आपके सामने चार ऑब्जेक्टिव, कमल, सरोवर, दर्पण, पानी। कौन सा मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा बाबू? तो दर्पण। यानी जिस तरह से हमारी आंखें स्वच्छ है उस तरह से दर्पण भी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्ला दाऊद, कुतुबम, मंडन, जायसी। तो पद्मावत से ही मेरा ये चैप्टर कड़वक लिया गया है और कड़वक का जो भाषा है वो अवधी है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। मोहम्मद मलिक जायसी मैंने क्या चीज के कवि थे? दुख के पीर के, दुख के पीर, दुख के तो पीर के थे ही नहीं। कृष्ण प्रेम के, ये भी नहीं। प्रेम पीर अष्ट छाप, तो डेफिनेटली है कि मेरा प्रेम पीर के कवि थे। मलिक जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़वक, उषा, हारजित। बताएंगे बाबू? पुत्र वियोग, कड़वक, उषा, हारजित, डेफिनेटली है कड़वक। जायसी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली। कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में जायस, है ना। यहीं पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको मोहम्मद मलिक जायसी के नाम से जाना जाने लगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं आगे। यहां से आते 10 नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ। जायसी किस तरह के कवि थे? क्या भक्ति कवि थे, सूफी कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है बाबू कि मोहम्मद मलिक जायसी अनाथ होने की वजह से, क्या होने की वजह से? अनाथ होने की वजह से वो साधु संतों फकीरों के साथ घुमा करते थे, है ना। इसलिए ये सूफी कवि के नाम से जाने लगे। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख ममरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपको बताया गया है, स्टार्टिंग में बताया है। तो शेख ममरेज। जायसी डैश थे, जायसी डैश थे। जायसी कौन थे? धनवान, पहलवान, फकीर, चोर। क्या थे बाबू? तो फकीर थे, है ना। और ये अनाथ भी थे। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या होता है? जायसी की द्वारा रचित कविता का मुख्य रस यानी उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस, इसमें से कोई नहीं। तो वो श्रृंगार रस होती है बाबू,
एकदम पूरे अच्छे से सजाते हैं अपनी कविता को, है ना। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले आगे देखते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम के द्वारा, प्रेम तो था ही बट सबसे बेस्ट आंसर देखते हैं, भक्ति द्वारा, रक्त रूप ले द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। तो हमारे मोहम्मद मलिक जायसी ने, है ना, रतन सेन और पद्मावती की कथा को, है ना, अपने कलेजे के रक्त से, खून से उसको लिखा है, यानी कितना नंबर? सी नंबर। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? मोहम्मद मलिक जायसी के पास क्या प्रॉब्लम था, किसके वजह से, है ना, उनके पास दोष होने के बावजूद से भी वो गुणवान थे? तो बता दें आपको कि मलिक जायसी जो थे, एक आंख उनका खत्म हो गया था और कान भी। दूसरा कि उनको चेचक के कारण से वो नेत्रहीन हो गए थे, है ना। तो नेत्र दोष यानी नेत्र नहीं रहने के बावजूद भी वो गुणवान थे। इनमें से प्रेम पीर के कवि किनको माना जाता है? जायसी को, नाभादास को, सूरदास को, कबीरदास को। तो प्रेम पीर के कवि हमारे मोहम्मद मलिक जायसी साहब हैं। जायसी जी के गुरु कौन थे? शेख मोहिदी, अशरफ जहांगीर, शेख परवेज, ए और बी दोनों। क्या शेख मोहिदी, अशरफ जहांगीर ये दोनों थे? डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। जायसी को हुआ था, क्या हुआ था? चेचक, हैजा, कैंसर, पीलिया, बताएंगे। तो मोहम्मद जायसी को क्या पीलिया हुआ था, कैंसर, हैजा, चेचक हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलेंगे। जायसी का निधन कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु किसी को अनुमान नहीं है, बट अनुमानतः अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है। क्या 1512 में, 1546 में, 1547 में, 1548 में? बताएंगे जल्दी से। तो 1548 में अनुमानतः, है ना, और 1492 में शायद इनका जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था बाबू? 1492 में, 1492 में इनका जन्म हुआ था। पठित पाठ के आधार पर काला धाबा का संबंध किससे है? यानी अभी हम जो कड़वक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें एक काला धाबा, है ना, की चर्चा हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। इसका संबंध किससे करते हैं? चंद्रमा से, समुद्र से, सुमेरु पर्वत से, या फूल से, है ना। तो किससे करते बताया जल्दी से? चंद्रमा। यानी इसमें काला धाबा रहने के बावजूद भी ये भी पूरे विश्व को उजागर करता है। समुद्र का पानी खारा होने के बावजूद भी समुद्र अपार है। सुमेरु पर्वत को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, है ना, शिव शंभू ने इस पे त्रिशूल मारा, लेकिन ये सुमेरु पर्वत क्या बन गया? एक सोने का बना और लगा आकाशा, और आकाश को छूने लगा, है ना। तो मेरा बेस्ट आंसर यही है ना। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मनु इंग्लिश क्लासेस आपको इंग्लिश तो देगा ही, है ना, साथ में हिंदी भी पूरा कंप्लीट कराएंगे हम। और जिसको भी इसके आंसर्स क्वेश्चंस आप बनाएं, किताब खरीद लें, और आंसर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, तो हम उसमें भी आपका मदद करेंगे। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्वेश्चन हम करा दें या खुद आप कर लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।